Hello students, I hope you all must be having a great time. It's me Gaurav Karan from Ved Science Foundation. I'm a faculty of social science. So I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. So we were discussing the chapter namely French Revolution. So now you can subscribe to our channel, that is Ved Science Foundation, and also you can hit the bell icon for the regular updates. So let's continue our chapter, alright, in the name of French Revolution. So this is the name of the chapter of Contemporary India. India in the Contemporary World, Part 2. Alright, so this is the history chapter, first of class 9th, right? Then, so this is the last unit, this is the last subtopic of unit first, that is a growing middle class envisages an end to privileges. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मिडिल क्लास पॉपुलेशन की, जिन्होंने अब ठान लिया था कि जितने भी प्रिविलेजेस है, प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है, उसको अब हम ख़त्म करेंगे, उसको अब हम एबॉलिश करेंगे, ठीक है. देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक समानता होनी चाहिए. तो उनका जो मेन मकसद था वो ये था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये याद रखना है. देन इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स, अब यहाँ पर पीजेंट्स और वर्कर्स की बात हो रही है, ठीक है. तो पीजेंट्स और वर्कर्स ने रिवोल्ट किया था पास्ट में, ठीक है, किसके खिलाफ? इंक्रीजिंग टैक्सेस के खिलाफ और फूड की स्केर्सिटी के खिलाफ, ठीक है. स्केर्सिटी मतलब होता है अनाज का कम होना, ठीक है, भरपूर अनाज ना होना, उसको बोलते हैं स्केर्सिटी. ऑलराइट, तो इन दो, ठीक है, इन दो के अगेंस्ट वर्कर्स और पीजेंट्स ने क्या किया? रिवोल्ट किया, ठीक है. मगर बात ऐसी थी, यानी कि पूरी तरीके से वो कुछ कर नहीं पाए ताकि कुछ चेंज हो सके, ताकि कुछ बदलाव हो सके. उनके कुछ मेथड्स में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से ये सब चेंज नहीं हो पाया, ठीक है. जिसकी वजह से ना तो ये इंक्रीजिंग टैक्सेस को टैकल कर पाए, ना तो ये फूड की स्केर्सिटी को टैकल कर पाए. ऑलराइट, सो दिस वाज द केस. देन that would bring about a change in the social and economic order, ठीक है. एक तरह से जो सोशल ऑर्डर और जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें कुछ बदलाव आ सके, ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है. तो पीजेंट्स और वर्कर्स ने ठोस कदम तो उठाए थे, मगर वो कुछ कर नहीं पाए, ज़्यादा बड़े लेवल पे कुछ कर नहीं पाए, ठीक है. अब जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास थी? वो लोग जो थर्ड स्टेट में बिलोंग करते हैं. थर्ड स्टेट में कौन कौन लोग? हु वर वेरी प्रॉस्परस, ठीक है, जो कि बहुत प्रॉस्परस थे. एंड सेकेंडली दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़, उनके पास एक नई सोच थी, नए आइडियाज़ थे और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी थी उनके पास, ठीक है. सो दिस वॉज द केस. देन the 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society. तो यहाँ पर बात हो रही है मिडिल क्लास लोगों की, ठीक है. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये अपनी इनकम कहाँ से लाते थे? सिंपली ये अपनी इनकम बाय एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, यानी कि अपना जो इनका गुड्स एंड सर्विसेज होता था उसको एक्सपोर्ट करते थे ये, ठीक है. दे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज वूलन. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वूलन एनटीएससी में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है. तो वूलन आपको याद रखना है, वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, ठीक है. तो ये दो ग्रुप के बारे में बात हो रही है, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स. ऑलराइट, सो दे एक्सपोर्टेड, ऑलराइट, ईदर दे एक्सपोर्टेड और दीज गुड्स वर बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है. जो सोसाइटी का जो अमीर वर्ग था, ठीक है, जो रिच क्लास के लोग थे, वो इनके गुड्स को खरीदते थे. तो ऐसे ही इनकी आमदनी होती थी, इनकी इनकम होती थी, ठीक है. That is the reason they were very prosperous. Then, in addition to merchants and manufacturers, the third state included professions. यानी कि merchants के अलावा जो थर्ड स्टेट की कैटेगरी में जो लोग
फॉल करते थे वो कौन कौन से होते थे? प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स and administrative officials who used to work in government offices. All right. So this was the case. Then all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. अब ये जितने भी लोग थे ये सब एजुकेटेड थे और इनका एक ही विश्वास था कि सोसाइटी में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको प्रिविलेज मिले ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बट रादर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. ठीक है, कामयाबी के आप अगर आपको कुछ ऐसा प्रिविलेज चाहिए, ठीक है, सो इट शुड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि आप अपनी मेहनत से आइए. ठीक है, आप अपनी मेहनत से आएंगे, मेरिट से आएंगे, तभी आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए. सो दिस वॉज द केस. देन रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. तो अभी मैंने क्या बताया कि मेरिट के बेस पे आपका सोशल पोजीशन देखा जाएगा. ठीक है, रादर होना चाहिए. सो दिस वाज द केस. तो यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. ठीक है. देन नाउ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jacques Rousseau. अब ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं यहां पर. ठीक है, अब ये जो थिंकर्स हैं इन्होंने कई विचारधाराएं दी. ठीक है, इन्होंने कई थियरीज दी. ठीक है, और इनकी फिलॉसफी से लोगों को इंस्पिरेशन मिली. इंस्पिरेशन किस चीज की मिली? इन्होंने बात करी एक ऐसा समाज होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर फ्रीडम और इक्वल लॉज हो, यानी कि इन्होंने लिबर्टी की बात करी. ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो इन्होंने लिबर्टी की बात करी. क्लास के स्टार्टिंग में, यानी कि जो मैंने पिछली सीरीज में आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको यह बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें कौन कौन से आइडिया दिए. आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ऑलराइट. ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे इन्होंने लोगों की सोच बदली. जो इनकी फिलॉसफीज थी, जो इनकी थियरीज थी, लोगों ने इनकी थियरीज पढ़ के अपनी सोच को बदला. इन्होंने बात करी फ्रीडम की, लिबर्टी की, आजादी की, इक्वल लॉज की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की. ठीक है. देन टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये किसने लिखी? जॉन लॉक ने. ठीक है, बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर ये रह चुके हैं, बहुत इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है. ठीक है. ही सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. तो यानी कि उन्होंने क्या बोला कि भैया मोनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा. मोनार्क की पावर्स को चेक किया जा सकता है, किंग की पावर को चेक किया जा सकता है. ठीक है, जो किंग ने डिसीजन लिया उस डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है. उसके पास कोई डिवाइन या एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी. भाई राजा ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर बन गई, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो इनका कहना यह था. सेकेंडली, ये जैक्वस रोसियो, ही कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड proposing a form of government based on a social contract. ये याद रखना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब किसके बीच में होना चाहिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट? बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. अल्टीमेटली हम ही तो चुनते हैं अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम ही तो चुनते हैं. वो पार्लियामेंट में हमारे लिए लॉ बनाते हैं, उसके बाद उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है जनता के प्रति. ठीक है, सो दिस इज द केस. देन इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, अब ये लिखी गई थी किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू द्वारा. मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला? देयर शैल बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी.
देखिए मैं इसको बहुत आसानी से रिलेट कर सकता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी क्या बोलता है, उसमें एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 50 क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जो पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वो अपना अलग काम करेंगे और जुडिशरी अपना अलग काम करेगी। दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस हुआ तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है, ना तो वो अपना काम ठीक से कर पाएगा, ना फिर जुडिशरी अपना काम ठीक से कर पाएगी। सो दिस इज द केस। ऑलराइट, सो देयर शैल बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव का काम क्या होगा, वो एकदम अलग रहेगा, एग्जीक्यूटिव का एकदम अलग रहेगा और जुडिशरी का एकदम अलग रहेगा। सो दिस वाज द केस। तो ये एक्चुअली किसने बोला, मॉन्टेस्क्यू ने बोला। देन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि अगर मैं बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला देश ऐसा कौन सा था जिसने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, was an important example for political thinkers in France। यानी कि ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस में, इन्होंने इंस्पिरेशन कहां से ली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, अर्स्ट वाइल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने यहां से क्या ली, इंस्पिरेशन ली, ठीक है। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो अब यहां पर यह सब लिखने का मतलब क्या है, मतलब यह है आप जब किसी भी रिवोल्ट में पार्ट लेते हैं, ठीक है, अब आप पार्ट क्यों लेंगे, उसके पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। तो रीजन तो बन गया, मगर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहां से आएगी, ठीक है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको कहां से मिलेगी। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी हुआ, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली रिलेट करूं इंडियन रेवोल्यूशन से, ठीक है, जो हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया, ठीक है, तो अगर मैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करूं, सो इट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये काफी हद तक एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, तो यानी कि जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो था, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है वो कई जगह से हमें मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट नाउ, तो लोगों ने इन सबको पढ़ा और एक रिवोल्ट का नारा उठाया। सो दिस इज द केस। देन द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इंपोज फर्दर टैक्सेस। अब देखिए क्लास के फर्स्ट यूनिट में जब मैंने आपको बताया था, पिछली सीरीज में जब मैंने आपको बताया था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने 2 पेज में खत्म कर दिया था कि एग्जैक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्या था। अब ये है उसका कारण, देखिए द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इंपोज फर्दर टैक्सेस। भाई तिजोरी तो खाली थी उसकी, तो बेचारा और क्या करता, एक्चुअली बेचारा नहीं है मगर वो और क्या करता, ही फर्दर इंक्रीज टैक्सेस। और टैक्सेस कौन बेयर करता, आम जनता, थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है, who were really not prosperous. Then taxes to be able to meet the expenses of the state, यानी कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है, उसको कौन बेयर करेगा, थर्ड स्टेट के लोग। जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द प्रिविलेजेस। भाई सारी की सारी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के भी तो लोग हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो उनसे आप टैक्स कलेक्ट करो। तो जनता भड़क गई, ठीक है, उनके अंदर एक एंगर था, उनके अंदर एक क्रोध था राजा के प्रति, सिस्टम के प्रति, दे वर वेरी मच एंग्री। ऑलराइट, सो दिस वाज द केस, ठीक है। देन सेकेंड यूनिट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन कैसे हुआ। अब हमें यह मालूम है कि लुइस 16 ने क्या बदमाशी कर दी थी। लुइस 16 ने यह निर्णय ले लिया
ये डिसाइड कर लिया कि टैक्स को बढ़ाना है, नाउ वी हैव टू इंक्रीज टैक्सेस। देन फ्रांस में जो ओल्ड रिजाइम हुआ करता था, ठीक है, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इंपोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। यानी कि मोनार्क के पास एक मतलब उसके हाथ में ही पावर नहीं होती थी कि वो टैक्स को इंक्रीज कर ले, सिर्फ वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है, उसको बाकी लोगों की भी मंजूरी चाहिए थी। देन रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। तो स्टेट जनरल की जो हमने बात करी थी, तो यानी कि ये उसकी मजबूरी होती थी कि उसको स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता था, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। यानी कि स्टेट जनरल का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता था ताकि जो राजा है, ठीक है, जो भी उसका प्रपोजल है, जो भी उसका प्रस्ताव है, ठीक है, वो मंजूर किया जाए। सो दिस वाज द केस। और वो प्रस्ताव क्या था? नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करना या टैक्सेस बढ़ाना। देन द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। अब यहां पर स्टेट जनरल क्या थी? वो थी एक पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक संस्थान थी, टू विच द थ्री स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ये सब अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, ठीक है, राजा के महल में। देन द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। अब देखिए यहां पर डिफरेंस क्या है। यहां पर तो हमने पढ़ लिया कि मोनार्क इकलौता ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि टैक्स बढ़ा सकता है, उसको मंजूरी चाहिए। बट ये कब डिसाइड किया जाएगा? यानी कि मोनार्क कुड अलोन डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग, यानी मीटिंग कब बुलानी है ये मोनार्क के हाथ में है, ये राजा के हाथ में होगा, ठीक है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये डेट है 1614 जब मोनार्क ने ऐसा किया था, ठीक है। ये एनटीएससी में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? यस। नाउ 5 मई 1789, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना, एनटीएससी में पूछा जा सकता है। एनटीएससी में बहुत इंपॉर्टेंटली ये पूछा जा सकता है। लुइस 16, अभी तक लुइस 16 की बात हो रही है। ही कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। अब उसने क्या किया? ही कॉल्ड द असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल कि जो नए टैक्सेस मैं इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा हूं उसको पास किया जाए, ठीक है। बिना स्टेट जनरल की मंजूरी से तो पास हो ही नहीं सकता। देन अ स्प्लेंडेड हॉल इन वर्सिलीज या वर्साइल्स वॉज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट, ठीक है। बहुत शानदार हॉल था, ठीक है, बहुत बड़ा हॉल था। अब वो तैयार था, ठीक है, कि जितने भी डेलीगेट आएंगे फ्रॉम 3 स्टेट उनको वहां पर, मतलब वहां पर उनको बिठाना और उनको जो भी कुछ सर्व करना। देन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। यानी कि अब देखिए यहां पर फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है और सेकेंड स्टेट की बात हो रही है, दोनों को यानी कि यहां से भी 300 लोग, यहां से भी 300 लोग, ठीक है। सो सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। तो इनके 300 लोग राजा के महल में पहुंचे, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। यानी कि इनके लिए तो भैया वीआईपी सीट रख दी, इनको पूरा ट्रीटमेंट मिला, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला इनको, ठीक है। 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। भाई देखो कायदे से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मगर ऐसा वहां पर सिस्टम था नहीं क्योंकि मोनार्कियल रूल था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, ठीक है। सो 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। भाई ये ऐसे लोगों को आप फ्रंट में बिठा रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मगर ये भी तो इंसान ही हैं। इनको पीछे खड़े करने को बोल दिया कि आप पीछे जाके खड़े हो जाइए, ठीक है। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। एक चेंज यहां था, यहां पर कि जो थर्ड स्टेट था दे वर रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जिनके पास सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज थी। देन पीजेंट्स
artisans and women were denied entry to the assembly. Listen to this carefully. यहां पर peasants, artisans and women, they were denied entry into the assembly. ठीक है. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters. कौन पढ़ेगा इनको? उनके जो ग्रीवांसेस हैं, ठीक है, जो उनकी शिकायतें हैं, उनको कौन पढ़ेगा? जो उनके जो उनके राइट्स के लिए जो उन्होंने बात करी, वो सब नज़रअंदाज कर दिया गया. विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम. तो यानी कि वीआईपी लोगों को ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, इनकी तो आवाज़ कोई नहीं सुनेगा. ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ऐसे समझिए. ठीक है. सो पीजेंट, आर्टिसंस एंड वुमेन, दे वर डिनाइड एंट्री इनटू द हॉल. देन वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट. अब यहां पर पास्ट की बात हो रही है. ठीक है. हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट. यानी कि फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट होगा, सेकंड स्टेट के पास भी एक वोट होगा और थर्ड स्टेट के पास भी एक वोट होगा. ठीक है. अब भाई एक वोट आप इनको दे रहे हैं, मगर आपने कभी इनकी पॉपुलेशन देखी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो इन्हीं की है, तो इनका क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ? नथिंग. देन लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. यानी कि लुइस 16 एकदम डिटरमाइंड था कि हम सेम प्रैक्टिस अभी भी चलाएंगे. सो दिस वॉज द केस. देन members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. यानी कि each member would have one vote. Each member would have one vote. तो वो चाहते थे कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, इस तरीके से वोटिंग हो ताकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो. When the king rejected this proposal, राजा को पता था कि अगर मैं ये सब कर दिया, अगर मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया इनका, तो मेरा टैक्स कभी भी नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता. सो दिस वाज द केस. ठीक है. सो व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट. तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो लोग बाहर चले गए, प्रोटेस्ट करके बाहर चले गए, असेंबली के एकदम एग्जिट कर गए उसको. ठीक है. नाउ the representatives of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. So they actually viewed themselves as spokesmen for the whole French nation, कि पूरे फ्रांस की हम आवाज है, ये थर्ड स्टेट ने ऐसा सोचा. Then on 20th June they assembled in the hall of an indoor tennis court. अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. कहां पर गैदर हो गए? इंडोर टेनिस कोर्ट में गैदर हो गए. ठीक है. ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल्स. देन उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, यानी कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने, और उन्होंने कसम खा ली, यानी कि शपथ भी ले ली कि भाई हम जब तक यहां से नहीं हिलेंगे, हम तब तक यहां से नहीं हिलेंगे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा. जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर देते, हम यहां से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाले. ऑलराइट. सो दे swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. तो मेन यहां पर मकसद क्या है, मेन मुद्दा यहां पर क्या है? जो मोनार्क की पावर है उसको लिमिट करना है, उसको कम करना है. ठीक है. एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क, डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग, उसको हमें कम करना है ताकि उस पर नजर रखी जा सके. राजा कुछ गलत तो नहीं कर रहा. अभी आपने क्या देखा कि राजा बिना किसी की मंजूरी से, यानी कि थर्ड स्टेट का तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था. ठीक है. थर्ड स्टेट को यह मंजूर नहीं था कि भाई मतलब सबके पास एक ही वोट होगा, क्योंकि थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज्यादा थी, तो वो उस चीज पे अग्री नहीं कर रहे थे. बट राजा एकदम डिटरमाइंड था, नहीं मैं तो पहले वाली ही प्रथा को इस्तेमाल करने वाला हूं.
तो राजा की ये जो एब्सोल्यूट पावर थी, ठीक है, इसके खिलाफ लोग थे। ऑलराइट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, उनको तो टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा जो टैक्स की जिम्मेदारी थी वो किसके हाथ में थी? वो थी थर्ड स्टेट के हाथ में, ठीक है, और वो भी वो लोग जो कि बहुत ही पिछड़ा वर्ग था। देन सो दे वर लेड बाय मिराबियू एंड आबेसियस, यानी कि एक तरह से इनको इन महान व्यक्तियों से इंस्पिरेशन मिली, ठीक है। हालांकि ये रिच क्लास से बिलोंग करते थे, तब भी इनको इनकी ग्रीवांस के बारे में पता था, इनको पता था कि लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, ठीक है। देन मिराबियू was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. अब फ्यूडलिज्म की हमने कल बात करी थी कि यानी कि यू हैव टू रेंडर द सर्विस टू द लॉर्ड, ठीक है, या तो वो आपको बहुत ही मिनिमम वेज देगा या तो बिल्कुल नहीं देगा, मगर आपको सारा काम करना पड़ेगा, उसका सारा का सारा काम, जितने भी हाउस होल्ड उसके यानी कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उसका छोटा छोटा काम करना, तो जितने भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ थी वो उनको सब कुछ करना पड़ता था, ठीक है। तभी जो लैंडलॉर्ड था वो आपको रहने के लिए जगह दे देगा, मगर उसके बदले में आपको बहुत कठिन काम करना पड़ता था, आसान नहीं होता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है, अब उसको हम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। सो ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्साइल्स। तो उन्होंने एक अपनी जर्नल निकाली, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उन्होंने कुछ ऐसी ऐतिहासिक स्पीच दी जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन जाग गई कि अब हमें राजा के खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, हम तो टैक्स देते देते ही मर जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो अब सर्वाइवल था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, लोग हार चुके थे अब, बट लोगों ने अब ठान लिया था कि अब हमें रिवोल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट। So while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. Now, तो National Assembly was busy in drafting the constitution, ठीक है, मगर जो फ्रांस के अलग अलग एरियाज थे वहां पर केओस यानी क्योटिक सिचुएशन आ चुकी थी, रिवोल्ट हर जगह फैल रहा था। ऑलराइट, A severe winter had meant a bad harvest. भाई सर्दी इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण जो हार्वेस्ट था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। The price of bread rose. अब यहाँ पर कनेक्शन करो, आप कनेक्ट करो कि यहाँ पर अगर हार्वेस्ट बैड होगी, ख़राब होगी, तो उसके बाद क्या होगा? ब्रेड के प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो ब्रेड के प्राइजेस बढ़ेंगे, भाई वेजेस तो उतनी ही है, सैलरी तो उतनी ही है थर्ड स्टेट के लोगों की, वो बेचारे कहाँ से खाएंगे? वो तो रिवोल्ट करेंगे ही, सड़कों पर आएंगे। सो ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। तो बेकर्स ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया? दे होर्डेड द सप्लाईज, यानी कि जमाखोरी कर ली उन्होंने, ठीक है। भाई दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इतना पैसा है तो सामान ले जाओ, नहीं है तो बस बैठे रहिए, ठीक है। मेरे पास तो सामान है, मैं तो देने के लिए बैठा हूं, मगर मैं इस दाम में नहीं दूंगा। ये जिद पे अड़ गए, ठीक है। तो उन्होंने मजबूरी का फायदा उठाया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। भाई कब तक आप अपने आप को रोक करके रखेंगे? आप कब तक अत्याचार सहेंगे? आपको अपने बच्चे पालने हैं, आपको अपनी फैमिली में सरवाइव करना है, फैमिली की नीड्स को फुलफिल करना है। यहां तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है हमारी, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा। सो पीपल वर वेरी वेरी एंग्री एंड वुमेन दे स्टॉर्म्ड इनटू द बेकरी शॉप्स। ऑलराइट, एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब देखिए जो हमने पिछली सीरीज में पढ़ा था
र्यूमर के बारे में जो पढ़ा था, हमने अफवाह के बारे में जो पढ़ा था. एट द सेम टाइम द किंग ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. The prison of Bastille जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है. 14 जुलाई 1789 डेट याद रखिए, कनेक्शन कीजिए, ठीक है. कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. The agitated crowd stormed and destroyed the palace, the prison of Bastille. All right. ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब आपको पता चल चुका होगा कि लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा था राजा द्वारा. भाई जिनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, आप उनको और दबा रहे हैं. एटलीस्ट उनको खाना तो दो. राजा इतना डिस्कनेक्टेड था अपनी जनता से, अपनी पॉपुलेशन से, कि उनको मतलब राजा को उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पता ही नहीं था. आखिर चल क्या रहा है मेरी कंट्री में. He was not at all aware. All right. Then, faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. अब राजा समझ चुका था लोगों को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया था. एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, और ये सिद्धांत को उसने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसको मंजूरी दे दी. द पावर्स, किसकी पावर्स? राजा की पावर्स. दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो भी वो डिसीजन लेता है, क्या वो डिसीजन सही है या गलत है, क्या लीगल है या इलीगल है, क्या मॉरल है या इमोरल है, ये सारी की सारी चीजें अब चेक हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा. सो दिस वाज द केस. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. यानी कि feudal system को abolish कर दो और जितने भी obligation and taxes हैं उसको भी आप खत्म कर दीजिए, ठीक है. ये ऑर्डर पास हुआ. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. अब बात करी थी मिडिल क्लास लोगों की, ठीक है. वो क्या चाहते थे? एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बट रादर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. इट शुड बी देयर, मेरिट शुड बी देयर. ऑलराइट. तो जितने भी क्लर्जी के लोग थे, जो पॉपुलेशन आती थी क्लर्जी में, ठीक है, दे वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, एक समान, ठीक है. देन तिथिज वर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड. तो जो भी टैक्सेशन सिस्टम था वो एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है. और जो चर्च के पास जो लैंड था, ठीक है, चाहे वो उन्होंने जबरदस्ती हड़प लिया हो, सीज कर लिया हो, कॉन्फिस्केट कर लिया हो, तो उस लैंड को उनसे छीन लिया गया, ठीक है. उस लैंड को उनसे छीन लिया गया. अब चर्च के पास कोई लैंड नहीं होगा, यानी कि केक कटेगा, सब में बटेगा. दिस वॉज द केस. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे, ठीक है. तो गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ रुपीज 2 बिलियन लिवरे. अब जो खाली तिजोरी थी उसमें पैसा भरने का टाइम आ चुका था, और आप देख सकते हैं. तो इसीलिए स्टार्टिंग में जो मैंने बात करी थी कि रिवोल्ट क्या इंपॉर्टेंट होता है, देख लो आपके सामने है कितना चेंज हो गया. एकदम से ड्रास्टिक चेंज हो गया, एक ट्रांजिशन हो गया. ऑल राइट. सो दिस वॉज द केस. सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड द 2 units of this chapter, and tomorrow I shall be covering 3rd unit of this chapter. All right. So thank you and have a very wonderful day. Thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe. Thank you.